नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रपाल सर, रिटायर्ड आईएएस, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, वर्तमान में आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, आपसे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछने वाला हूं, जो कि सर्वधर्म सद्भाव के ऊपर बात हो सकती है, सर्व जात के ऊपर बात हो सकती है। तो सर, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि सर, कुछ लोग कहते हैं कि आपने सर्विस के समय में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए ही ज़्यादातर काम किया है, उन्हीं की जातियों के लिए भलाई की है। क्या आपने अन्य जातियों के लिए भी कुछ काम किए हैं? क्या उनके लिए कोई आरक्षण नीतियां लागू की हैं? क्या बनाया है? आज इस पे भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि लोग थोड़ा सा भ्रमित हैं। आई थिंक उनको पता नहीं है। जी सर, बताइए। नमस्कार भाइयों बहनों, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। जनता के सामने मालूम होना चाहिए, जिससे भ्रांति नहीं रहे। पहली बात तो यह है कि ठीक है, हम एक अमुक जात में पैदा हुए और अमुक जात के पैदा होने की वजह से लगाव होता है। हर एक को अपनी अपनी जात से लगाव होता है, क्योंकि उसके जितना भी लालन पालन में, खेलने में, वैसे रहने में जो होती है तो विचार आते हैं। मगर हम एक ऐसे वो हैं जो किस प्रारंभ से ही इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ के रहे हैं। कारण उसका यह है कि मेरे छोटे से गांव में मेरे अलावा, मेरे फादर के अलावा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और उसमें कुछ 3-4 घर ठाकुरों के थे, 1-2-3 घर जाटों के थे, 4-6 जो है अपने राठौरियों के थे, तो हम और जाटों के थे। तो हम ही सबके चिट्ठी पढ़ने जाता था। मुझे याद है, हर जात की महिला हमसे ही, हमको बड़े प्यार से लला लला कहती थी, और हम ही जाते थे गांव में तो हम ही चिट्ठी पढ़ते थे। ये शुरू से ही, जब हम 6वीं 7वीं थे, तब से ही ये पढ़ाई लिखाई उनके बिहाफ पे हम किया करते थे। तो इसलिए हमें, और हमको खूब भरपूर प्यार भी मिलता था। प्राइमरी स्कूल में, हम जूनियर हाई स्कूल में जब पढ़ते थे तब भी प्यार मिला, प्राइमरी स्कूल में मिलता था तब भी टीचर्स ने बहुत प्यार दिया। तो हमको वो जात की कटुता नहीं महसूस हुई, क्योंकि हमारे गांव में सब बराबर के थे, सभी लोग सब एक दूसरे को सम्मान करते थे। तो इसलिए वो वाली बात नहीं आई। मगर जैसे ही पढ़ने लिखने के बाद, मतलब इंटरमीडिएट की MSc करने के बाद लेक्चरर बने, तब हमको महसूस हुआ, करे ये तो जात का मामला बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि जब पढ़ने लिखने में थे तब तो बहुत होशियार थे हम, तो हमारे साथी लोग भी हमारी बहुत प्यार करते थे, हमको आगे बढ़ते थे। यहाँ तक कि एक हमारा साथी था, उसने 9th में कह दिया था, सुब्रत कीर्तिकर, बहुत विद्वान था वो, M.Tech 2 में सब्जेक्ट में M.Tech निकला। उसने ठाकुर बीर सिंह इंटर कॉलेज टूंडा में पढ़ते थे, तो वहाँ जाटों के लड़के और सभी जातियों के लड़के पढ़ते थे। तो 9th-10th उसने 9th-10th में ये कह दिया था, चंद्रपाल तुम IAS बनोगे, मैं इंजीनियर बनूंगा। मुझे पता नहीं कैसे किया उसने, और वो वास्तव में इंजीनियर बना और मैं IAS बन गया। तो मुझे लगता है इतना भविष्यवाणी थी। सुब्रत कीर्तिकर बेचारे की डेथ हो गई, मेरी संवेदनाएं उसके साथ। डबल M.Tech किया उसने अमेरिका से जाके, एंड खुद भी इतना हुआ। तो ये हमको कभी महसूस नहीं हुआ। मगर जब MSc करने के बाद हम लेक्चरर बने पहली बार, तो वहाँ पर जो चाय क्लब था, एक तरह का कमरा छोटा सा, उसमें बैठते थे तिवारी उपाध्याय। तो वो लोग कमेंट करने लगे कि अब तो चमार जाटव जो है वो भी गुरु बनने लगे, पढ़ाई करने लगे। तो हमको महसूस हुआ कि ये तो जातिवादी बातें करते हैं। तो हम छोड़ के वहाँ पर क्लास पढ़ाते थे और पढ़ाने के बाद अपने घर चले आते थे। तो उससे करके सब कुछ महसूस होने लगा कि ये जात की बात है। हम पहली बार में हम IPS बन गए। तो IPS में भी जब हम केरला पहुँचे, तो वहाँ तो जात पात, हमारी जात के बारे में कुछ पता नहीं था। मगर फिर भी एक वहाँ का DYSP था नया टंगरा में, वो हमसे खाना खाते समय जब बैठते थे तो हम अपना टिफ़िन लेके जाते थे, वो भी अपना करता था। वो उसने ज़रूर कहा, वो भी पूछता था, चंद्रपाल सिंह, आप सिंह लिखते हो, क्या हो आप? ठाकुर हो, जाट हो, क्या हो? तो हम कहते थे, चुप रह जाते थे, क्या बताएं उसको कि जाटव कौन होते हैं। मैंने कहा हम जाटव हैं ये बताएं, तो वो समझ नहीं पाता था। तो हम जब IPS से IAS के एग्ज़ाम में बैठे तो हमने सिंह ड्रॉप ही कर दिया, हम केवल चंद्रपाल रह गए। CP सिंह से चंद्रपाल बन गए, इसी जात के भावना को लेकर के। तो इसलिए हमने सोचा कि हर जात के बारे में बात करनी चाहिए, और इसको जात ख़त्म करे बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती। तो उसको ही लेके हमने हर एक जात के बारे में सोचना प्रारंभ किया। और IAS में
आप आश्चर्य करोगे, हमने कभी पूछा तक नहीं कि तुम हमारे सामने बैठा है या आया है कि तुम किस जात के हो, और न कोई आईएएस पूछता है, ना आईएएस वो किसी को मतलब है जात पात से। आईएएस तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के है और सोचता रहता है। मगर जब बात आई, इसकी जात पात की बात होने लगी, 93 में मैं खादी का एडमिनिस्ट्रेटर बना और खादी प्रमुख सचिव बना। तो योजना जो बनाई, जैसे जितने भी पिछड़े लोग हैं, जैसे आपके मछुआरे हैं, उनके लिए हमने मछली पालने के लिए उनको तालाबों को पट्टे देने की शासनादेश जारी किया। कुम्हारों के लिए, प्रजापतियों के लिए मिट्टी का हमने उनको कराया कि मिट्टी जो ली जाए उनका भी आरक्षण हो, उनको भी आवंटन मिल जाए। उसी तरह से आपको जितने भी छोटी जातियाँ थी, धोबी दिवाकर लोगों के लिए भी हमने घाटों पे उनको ज़मीन दे दी, क्योंकि कपड़े धोने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता था। एंड इसी तरह से और जितनी जातियाँ थी छोटी, उनके लिए कुछ न कुछ हमने उनको दे दिया, जिससे कि वो अपना जीवन यापन गांव में सही कर सकें। एक तो ये रहा, जब 93 में हमने ये किया तो बड़ा अप्रिसिएशन हुआ इसका। दूसरा, फिर बाद में आरक्षण की जब बात होने लगी तो एक बार ऐसे ही, क्योंकि सामाजिक न्याय का मैं बहुत ही बड़ा योद्धा रहा हूँ एक तरह से, बीपी सिंह साहब के साथ हम आए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, और फिर बात उन्होंने करी सामाजिक न्याय के 91 में वो बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने। तो उनसे संपर्क में आने के बाद हमने उन पर और गहराई से सोचना शुरू किया, आरक्षण की बात की। तो उन्होंने जो मंडल कमीशन लागू किया तो उसमें हमारी भी भूमिका रही, उनको समझाने में कि साहब बैकवर्ड लोगों का कुछ हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो उनका भी वो करिए। मंडल के नेता भी हमारे लगे हुए थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हुए, लालू यादव जी हुए, शरद यादव जी हुए, प्लस रामविलास पासवान जी हुए, और जितने लोग थे ये भी मंडल की बात कर रहे थे। तो आप सभी जानते हैं मंडल और कमंडल का जो इतिहास है उसके बारे में कुछ नहीं, मगर हम बीपी सिंह साहब के हमेशा सलाहकार, आंतरिक सलाहकार जरूर रहा। और मंडल आयोग हमने अम्बेडकर महासभा चलाई, तो अब मंडल बैकवर्ड लोगों के लिए कोई था भी नहीं प्लेटफॉर्म पे, तो हमने खुद जो है डॉक्टर अम्बेडकर महासभा बनाई लखनऊ में, जो सेक्रेटरीट के सामने है। उसमें हमारे साथी जो थे वो सब लोग इकट्ठे होते थे और भी हम लोग डिस्कस करते थे कि मंडल के आने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों होना चाहिए। तो उसमें आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत हम ही बोलते थे ज़्यादातर, और कहते थे कि भाई ये सामाजिक और आर्थिक पिछड़े हैं, और जो पूरे समाज एज ए होल पिछड़ा है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए और सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए सामाजिक और शैक्षिक, आर्थिक नहीं, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन लोगों के लिए भी कुछ उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तब मंडल आयोग लागू हो गया तो हमें महसूस हुआ, एक बार हम कई स्थानों पर सविता अम्बेडकर जी के साथ जो है मुख्य अतिथि के रूप में और अध्यक्षता के रूप में हम गए। इलाहाबाद में ओपन मैदान में मीटिंग हुई, बड़ी भारी, और आपके इसलिए उसका भी योगदान है हमारा मंडल का, और बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बीपी सिंह साहब को किया। बीपी सिंह साहब से हमने ये की रिक्वेस्ट किया कि आपने सबको तो आरक्षण दे दिया, जाटों को आरक्षण नहीं मिला, क्षत्रियों को आरक्षण नहीं मिला, तो लोग आपसे नाराज़ रहते हैं, आप चलिए। तो मैं उनको लेके एक बार कानपुर लेके गया, उनसे कहा कि साहब आप कानपुर में वकीलों के सामने बोलिए। तो वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि हम क्षत्रियों के विरोध में नहीं है, मगर क्षत्रियों को जो उनका वो होता है वो अंतर है, हमने क्षत्रिय महासभा में चला करिए। तो वो एग्री हो गए इस बात पे कि उनको नहीं मिला है तो मिला है। तो हमने उस बात को आगे बढ़ाया और क्षत्रियों के आरक्षण की भी बात छेड़ी, जाटों के आरक्षण की बात छेड़ी। तो यहाँ पर एक बार आगरा की बात आ रहा हूँ मैं, आगरा में किसी फंक्शन में आया हुआ था मुख्य अतिथि, तो वहाँ पर हमने जो है टीवी वाले, प्रेस वाले हो रहे थे, इसी तरह के आरक्षण की बात आई कि मंडल आयोग में एक ही कमी रह गई है कि जाटों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो हमारे मुंह से जाटों के आरक्षण सम्मिलित किए जाने की बात निकली और सर्किट हाउस में प्रेस वालों ने पकड़ लिया कि साहब आप तो आईएएस ऑफिसर हैं, आपने ये बात कैसे छेड़ दी। तो मैंने कहा उनसे साफ मैंने कि हमने आरक्षण के बारे में नहीं, हमने साफ कहा है कि सबको भागीदारी मिल गई है। जब लोध हैं, राजपूत हैं और आपके गुर्जर हैं और यादव हैं, इन सबको, कुर्मी हैं, इन सबको आरक्षण मिल सकता है, तो जाटों को कौन सी कमी है। जाट भी उसी तरह के उतने ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए। तो इसमें वो जो बात बड़ी सर्कुलेट हो गई और पेपर्स में वगैरह में, राजस्थान वगैरह में छप गया, भरतपुर में छप गया। तो फिर अल्टीमेटली अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे
और उन्होंने ये बात मान ली और हमारे आर्गुमेंट के आधार पर जाटों को भी आरक्षण मिल गया। तो जाटों को आरक्षण मिल गया तो इसमें जाट लोग हमारे बड़े पसंद करने लगे हमको, हर जगह मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने लगे। यहाँ पर हमारे महेंद्र प्रताप सिंह जी को उनका जो होता था 1 दिसंबर को फंक्शन होता था, उसमें मुख्य अतिथि इन लोगों ने बुलाना, हमें रिटायरमेंट के बाद हमको मुख्य अतिथि बुलाते थे, घोड़े पर सवार होकर के हमें मुख्य अतिथि बुलाया। तो हमको बड़ा प्यार मिला जाटों से। अब जाटों की जब बात आई तो आरक्षण की बात जो करी हमने वो ये तब हुई जब हमने तहसील टूंडला बनाया। और तहसील टूंडला बनाया तो टूंडला में हमने वहाँ पर 50-60 बिना जाने पहचाने 50-60 गांव थे जो क्षत्रियों के थे, वो तहसील टूंडला में सम्मिलित हो गए जलेसर से निकल के। तो वो लोगों ने हमारा बड़ा स्वागत किया, चंद्रपाल जिंदाबाद, छत्ती जिंदाबाद, छत्ती महासभा जिंदाबाद, और ये होने लगा। तो उस पर हमने यही कहा कि माननीय राजनाथ सिंह जी हम लोगों को बांटने का तो सामाजिक न्याय समिति बनाई है, जिसमें कौन धोबी धानुक जमात कितने ले गए, जो आज ये उसी का रास्ते पर चल के भाजपा चल रही है। उस समय उन्होंने ये शुरू किया था, तो हमने कहा ये सामाजिक अन्याय समिति है, अन्याय समिति है, इसको अन्याय समिति को उस तरह नहीं माना जाना चाहिए। मगर उसमें हमने ये कहा था मीटिंग में कि उनको चाहिए कि अपने समाज के लोग जो क्षत्रिय हैं उनको 1.3% ही सर्विसेज में IAS वगैरह में हैं, 2-3 IAS के ऑफिसर दिखाई देते हैं, तो उसको जो है आप सम्मिलित करिए। तो हमने ये 1.3% ही है केवल ठाकुर लोगों के, तो उसमें क्षत्रिय लोग बड़े खुश हुए और क्षत्रिय लोगों ने कहा चंद्रपाल जिंदाबाद, छत्ती महासभा जिंदाबाद। अम्बेडकर पार्क है यहाँ फोर्ट के सामने, वहाँ पर भी फिर माना हुई। तो ये लोग जो है बेबी रानी मौर्य और एक और है सज्जन यहाँ के केशव मेहरा साहब, ये गए उनको राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनके सामने कहा कि अगर चंद्रपाल को प्रमुख सचिव राजस्व था मैं उस समय, अगर नहीं हटाया गया तो सारे छत्री उनके साथ चले जाएंगे। तो अजीब सी स्थिति पैदा हुई और उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया राजनाथ सिंह ने जब बाद में रिटायरमेंट के बाद में कहा कि आप आगरा से लड़ लीजिए, तो मैंने यही कहते हुए मैंने कर दिया, क्योंकि आपने उस समय हमारे साथ अन्याय किया था और आपने सुनी नहीं, एक तरफ को बात सुन करके आपने हमारा ट्रांसफ़र कर दिया। मैं आपके साथ आपकी पार्टी में नहीं आ सकता। आगरा से कह रहे थे MP बन जाओगे, मैं नहीं आया। एनीवे, फिर जो क्षत्रियों की बात जब आई तो वो दोनों में बात होने लगी। तो वो यो पेपर में निकाला दैनिक जागरण वाले ने कि एक रास्ते में दोनों तलवार नहीं आ सकती, एक मान में 2 तलवार नहीं आ सकती। चंद्रपाल के साथ जाए छत्री या राजनाथ सिंह के जाए। अरे भाई, छत्री को राजनाथ सिंह के छत्रियों को जाके एड्रेस करते हैं। हमारे जाट समाज तो हम पहले से ही एड्रेस करते रहते थे, तो लोग समझते थे कि हम चंद्रपाल तो केवल उन्हीं जाटों की बात करता है। ये बात सही है कि सबसे गरीब थे, उनकी जो आर्थिक भागीदारी बहुत कम होती थी, तो हमने 95 में उनसे हर हालत में शुरुआत सब प्लान बनाया और उनको फ़ायदा पहुंचाया। डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम योजना बनाई, हर बच्चे को वजीफे की बात करी और हर जगह मैनेजमेंट वगैरह में उसमें फीस वगैरह की कंसेशन की बात करी। तो लोगों को महसूस हुआ कि हाँ, चंद्रपाल साहब का तो केवल अनुसूचित जात के लोगों की बात करते हैं। वास्तविकता है, मैं दिल से चाहता था कि हमारे सब जात के लोग एक भाई हैं, एक भाई की तरह रहें, कोई कटुता नहीं पैदा हो। मैं शुरू से ही, क्योंकि मैंने बताया मेरे गांव में प्यार ही बरसता था, कोई कटुता नहीं थी किसी जात के लोगों में। मेरा मन कहता था हमेशा कि सब लोग क्यों झगड़ते रहते हैं, जात के आधार पर अपना अपना करें, अपने दिमाग से काम करें और शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ें, तभी इस देश की एकता अखंडता बरकरार होगी और तभी हम लोग अच्छा राष्ट्र बन सकते हैं, आदर्श समाज बन सकते हैं, आदर्श मानव बन सकते हैं। तो आदर्श मानव बनाने पे हमारा जोर शुरू से हो गया और आदर्श समाज पार्टी की नींव भी इसी बात से पड़ी है, जिसमें कि सर्वधर्म सद्भाव हो, सर्वजात संभाव हो, सांप्रदायिकता नहीं हो और जियो जीने दो और मानव मानव एक समान हो। तो इसमें मुझे कोई कहता है कि हमने अपने लिए किया है, केवल सुकाश के लिए किया है, तो वो गलत है सरासर, क्योंकि हमने कोई जात ऐसी नहीं है जिसके बारे में अपनी सोच नहीं की हो और सबको भागीदारी देने के लिए कोई ना कोई काम नहीं किया हो। मैं समझता हूँ इससे बिल्कुल, अगर किसी को भ्रांति है तो भ्रांति दूर होना चाहिए, और अगर नहीं है, अगर कोई बता सकता है कि हमने केवल अपने ही लोगों के लिए किया, तो आके कृपया हमसे बातचीत कर लें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, जय भीम, जय भारत। सर, अभी यहाँ पर 1-2 प्रश्न आए हुए हैं, मैं आपके सामने उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। यानी कि कुछ प्रश्न आपसे। सर, उत्तर प्रदेश इस आम चुनाव में आदर्श समाज पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है? ये प्रश्न है मूक नायक जी का। और इन्हीं का दूसरा प्रश्न है
क्या एक आईएएस अधिकारी तहसील का निर्माण कर सकता है? जी। ये दोनों क्वेश्चन इनके ऐसे हैं जैसे आईएएस अधिकारी ही सब का निर्माण करते हैं। इनको पता ही नहीं है कि आईएएस अधिकारी ही प्लानिंग करता है, आईएएस अधिकारी इम्प्लीमेंट करवाता है, आईएएस अधिकारी सब कुछ होता है, माननीय मंत्री लोगों के कैबिनेट में जाके अप्रूवल होता है, यानी विधानसभा में पास होता है प्रस्ताव और फिर इम्प्लीमेंट करने वाला वो है। तो हम जब प्रमुख सचिव राजस्व थे तो 2 से 20 तहसीलें बनवाने का सोचा था और 2 से 20 तहसीलों को बहुत सी जगह हमारे मंत्री ने फाउंडेशन डाली थी। तो इसलिए आईएएस ऑफिसर इसका इस तरह से प्रयोग करता है और सारे देश की योजनाएं जो बनती हैं उनको पता ही नहीं है। प्रमुख सचिव सलाहकार रहे, हम प्रमुख सलाहकार प्लानिंग कमीशन रहे हैं और सबका साथ सबका विकास और सबकी ऑल इंक्लूसिवनेस हमने ही शुरू कराई थी शब्द। तो वो एक सोच जो आईएएस का ही होता है, उनके डायरेक्शन होते हैं नेताओं के वो प्राइम मिनिस्टर के, उनके ब्रॉड वे पॉलिसी निर्धारण करते हैं, बाकी तो सब वही करता है जो आईएएस ऑफिसर करता है। हमने जो किया है उसका मुझे गर्व है कि हमने ये तमाम तहसीलें बनवाई, जा जाके फाउंडेशन डलवाए, आईटीआई बनवाई, 84 आईटीआई बनवाए। किसी ने दूसरे ने कभी पूछा भी नहीं था, किसी ने नहीं कहा कि हमसे आईटीआई खोलिए। हम प्रिंसिपल सचिव लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट था तो आईटीआई एक बार 16 आईटीआई बनाई हर एमपी के क्षेत्र में और फिर 54 आईटीआई 2004 में जब हम सेक्रेटरी थे। तो इसलिए जो आईएएस ऑफिसर को जो ये समझते हैं ये कि मूक नायक जी के कुछ नहीं कर सकते, ये मैं उनको बात साफ करना चाहूँ कि आईएएस के जाके अपने जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछ लीजिए कि चंद्रपाल ने हमेशा उनको सलाह दी है, उनसे करवाया, सलाह ही नहीं दी है। जैसे खादी कमीशन में थे, हमें बहुत अच्छी पोस्ट दे रहे थे मंडल आयोग लागू होने के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी, तो हमसे प्लानिंग कमीशन में मिले तो उन्होंने कहा कि चंद्रपाल कोई भी पोस्ट ले लो। मैंने साहब गरीबों की पोस्ट है, जो खादी का काम कर रहा हूँ मैं, अच्छा है, कोई करेगा नहीं, हमको यहीं रहने दीजिए, मगर हमको कुछ जीपें दे दीजिए हर जिले में। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने 40 जीप एक छोटे से विभाग के लिए 1 साल में सैंक्शन की। तो ये कैसे किया। दूसरा हमने योजना बनाई थी कि 2 लाख रुपए तक कोई भी 2 लड़के मिल करके ऋण ले सकते हैं 4% ब्याज पे। ये सब हमारा सोच है, ये किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री का सोच नहीं है, ये चंद्रपाल के सोच थे। उसके आधार पर उन्होंने उसे करवाया और जहाँ शोषण हुआ उसको हम ही ने किया। जैसे मरे हुए जानवर खींचने का काम करते थे, चमड़ा निकालने का काम करते, उनका शोषण होता था, तो किसी ने नहीं सोचा, कभी मुख्यमंत्री ने किसी ने नहीं कहा, हम अपने आप ही बनाया और कहा कि शोषण बंद होना चाहिए और इस तरह से कॉर्पोरेट सोसाइटी बननी चाहिए और कॉर्पोरेट सोसाइटी के माध्यम से उनको कराना शुरू किया। तो ये जो कहते हैं शुरू का सब प्लांट किसी ने नहीं कहा और किसी ने सोचा भी नहीं, हम ही ने बनाया और उनकी भागीदारी थी। दूसरा ये है, हमने हाउसिंग कमिश्नर थे 86 में, तो किसी ने सोचा था कि कितनी % सुकास्ट की मकान मिलते हैं, केवल 2.5% 20 साल में मिले थे। तो हमने बैठ के अपने आप ही चेयरमैन के हाउसिंग कमिश्नर के वजह से सारे उत्तर प्रदेश में 21% मकान आरक्षण कर दिया। ये किसी ने नहीं कहा, हम ही ने करा, बोर्ड में ले गए करवाया। तो आईएएस ऑफिसर तो अपना अलग का महत्व है, वो नहीं करना चाहे वो अलग बात है, उनकी पावर जो है कंट्रोल कर ली गई है, मगर वो देश हित में नहीं है। आज ये स्थिति पैदा हो रही है देश में, इसी वजह से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के जो भी जवाब हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो मिल गए होंगे। मूक नायक जी कह रहे हैं कि सर मैं आपके व्यक्तिगत रूप से आपका प्रशंसक हूं और आपसे काफ़ी प्रभावित भी रहता हूं। धन्यवाद भाई आपको मूक नायक साहब, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि कम से कम कोई तो इस खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम आपके प्रशंसक हैं। आगरा के और पूरे देश के चंद्रपाल के प्रशंसक तो बहुत हैं, मगर मैं रिटायरमेंट के बाद इसी राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता था और सारे आगरा की, स्पेशली आगरा के लोगों को सेवा करना चाहता था। सभी जाति धर्म के लिए काम करने वाले के तैयार हूँ। मैंने मुसलमान भाइयों के लिए, उसके लिए, जैनियों के लिए, कोई जात ऐसी नहीं है जिसके लिए मैंने काम सोचा नहीं हो। और हमारी इसलिए पार्टी जो उद्देश्य है आप उसे देखिएगा और गहराई से और पढ़िएगा। अभी और नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर मेरी बातों को नकल कर लेते हैं। जैसे हमने लिया था पार्टी में चुनाव सुधार लाओ और भ्रष्टाचार हटाओ, प्रजातंत्र बचाओ, और ये जो आप अपराधीकरण बंद करो, योजनाबद्ध विकास करो, सुशासन के लिए चलो, चुनिए, सब करा है। अब आप उसको पढ़िएगा, उसमें कोई धर्म कोई जात का ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए उद्देश्य की कोई ना कोई योजना बनी हुई है। और वो योजना का प्रचार मैं इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि पेपर में जाएं तो पेपर में पैसा चाहिए प्रचार करने के लिए, टीवी किसी में जाएं तो प्रचार करने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा मेरे पास नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया था कि रिटायरमेंट के होने तक भी मैंने किसी से पैसा न लिया है और न
न लेने की अभी आवश्यकता पड़ी है। 3 बार मैं MP हार गया, मगर मैंने कभी ये नहीं शिकायत की कि आपने मुझे वोट क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं लोगों को शराब नहीं पिला सकता, दावतें नहीं खिला सकता, तो फिर जाहिर है कि लोग नहीं समझ पाते, लोग नहीं वोट देना चाहते। मेरे उद्देश्य बहुत राष्ट्रीय लेवल के, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, सारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन मैं चाहता हूँ और मैं उसको करके मानूंगा, चाहे कितना भी कुछ भी कहता रहे कोई है। जय भीम, जय भारत।